subscribe to our channel, hit the bell icon, like, share, and comment on the video. ओ गोलगप्पे वाले भैया, जरा रुकना। हाँ, गोलगप्पे खिलाना। कौन से खिलाऊं, आटे के या सूजी के? अरे भैया, दोनों ही खिला दो। ये लीजिए मैडम। ये क्या, पानी बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। थोड़ी हरी चटनी डालकर खिलाओ और छोले आलू थोड़े ज्यादा भर कर दो। अब लग रहे हैं स्वादिष्ट गोलगप्पे। एक काम करो, 1 प्लेट टिक्की, 1 प्लेट राज कचौड़ी, 1 प्लेट दही भल्ले पापड़ी और इनमें दही सॉल्ट ज्यादा कर देना। भाभी, जरा 200 रुपए देना। नीलू, ये इतनी सारी चाट किसके लिए बनवा ली? किसके लिए क्या भाभी, ये तो जरा सी है। मैं अकेले ही इसे खाने के लिए काफी हूँ। आपने कुछ खाना है तो बनवा लो। चाट वाला भैया लगता है चला गया। आगे निकल गया। आप खाना चाहो तो ये आधी टिक्की खा सकते हो। नहीं नहीं, तुम खाओ, मैंने अभी चाय पी है, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो खा रही हूँ। नीलू, एक पापड़ी मुझे तो चखा, भैया ने कैसी बनाई है। माँ, तुम्हें भी सारे स्वाद चखने होते हैं। ये लो, एक ही दूंगी। माँ जी, मैंने कल फ्रिज में एक कटोरा खीर बचा कर रखी थी। पंकज ने कल खाई नहीं थी, अब मांग रहे हैं। वही फ्रिज में ही तो रखा है कटोरा, दूध के पतीले के पीछे। एक बार नजर मार ले। सारा फ्रिज देख लिया पर कटोरा नहीं है। नीलू, तुमने खीर का कटोरा देखा? वो खीर? आप उस खीर की बात कर रहे हो? वो तो मैंने खा ली। अब खीर जैसी चीज को देखकर भला किसके मुंह में पानी नहीं आएगा? क्या हुआ गरिमा, तुम तो मेरे लिए खीर लेने गई थी। ये नीलू कितनी चटुरी है, किसी और ने कुछ खाना है या नहीं सोचती नहीं है, जो कुछ वो खा लेती है। पंकज, वो खीर नीलू ने खा ली है, मैं आपके लिए कल और बना दूंगी। नीलू इसी तरह भुक्कड़ और चटोरी आदत की वजह से खाने की कोई चीज नहीं छोड़ती थी। घर में सभी लोग इसी वजह से परेशान रहते थे। ऐसे ही एक दिन बहुत जोरों की भूख लगी है। देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा है। अरे वाह, आइसक्रीम, वो भी स्ट्रॉबेरी। इससे पहले कि गरिमा भाभी आए, जल्दी से ये आइसक्रीम खा लेती हूँ। अरे, आइसक्रीम तो यही फ्रीजर में रखी थी। लगता है जरूर ये भुक्खड़ नीलू ही खा गई होगी। मुझे तो अब सब कुछ छुपा कर रखना होगा इससे, वरना ये नीलू तो कहीं भी हाथ मार लेती है। गरिमा, ये गर्म गर्म शाम हलवाई के समोसे लाया था, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तुम चाय बना लो। श्याम हलवाई के समोसे? उसके समोसे तो बड़े स्वादिष्ट होते हैं, मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा। कम से कम 4 खाऊंगी तब मेरी भूख मिटेगी। पर गरिमा भाभी का क्या करूं? हाँ, गरिमा भाभी, भैया तौलिया मांग रहे हैं। इन्हें भी ना कुछ नहीं मिलता, वही पलंग पर रख कर आई थी। तू चाय देख, उबाल ना आ जाए, मैं इन्हें तौलिया देकर आती हूँ। जल्दी जल्दी 4 समोसे छुपा लेती हूँ, कमरे में बैठकर आराम से खाऊंगी। अरे, तौलिया तो आपके हाथ में है, फिर मुझे क्यों बुलाया? मैंने कब बुलाया? नीलू, तुम तो कह रही थी भैया बुला रहे हैं। मुझे आवाज सुनाई दी थी, मैंने चाय छान दी है। ये क्या, मैंने तो 8 समोसे बोले थे, सबके 2-2 लाया था, ये तो बस 4 ही है। नीलू, कहीं ये तुम्हारा काम तो नहीं? अरे सॉरी भैया, मुझे लगा इतने सारे कौन खाएगा, इसलिए मैंने सोचा मैं ही खा लेती हूँ। वैसे आप लोग तो एक ही एक खाओगे, और माँ, तुम तो तला हुआ खाती ही नहीं हो, तो ये 2 भी मैं ही खा लेती हूँ। अरे जरा सा तो खा ही लेती हूँ, तू तो मेरे हिस्से का भी ले गई। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। इस नीलू की भुक्कड़ चटोरी आदत अब हद से पार हो गई है। जब देखो अपना तो खाई जाती है और दूसरे के हिस्से का भी हजम कर लेती है। गरिमा बहू, अटैची में कपड़े रखो तो मेरी एक शॉल और एक स्वेटर ऊपर ही रख देना, रास्ते में ठंड बढ़ जाएगी। माँ, मौसी के घर हम देहरादून कब तक पहुँच जाएंगे? रास्ते भर खाते हुए जाने का इरादा होगा नीलू का, तभी पूछ रही है। 6 घंटे का रास्ता मानकर चलो, अगर रास्ते में जाम नहीं मिला तो जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर तो मैं अपने खाने का टिफिन चुपचाप अलग ही रख लूंगी, इन सबको बताऊंगी नहीं। अगले दिन देहरादून के लिए निकलना था। देर होने पर पंकज रास्ते भर शोर मचा रहा था। मैंने कल बोल दिया था, देर से निकलेंगे तो देर से ही पहुंचेंगे। अब ये क्या, गाड़ियों का इतना जाम लगा हुआ है, देखो गाड़ी भी धीरे धीरे रेंगनी पड़ रही है। आज देहरादून के रास्ते पर इतना जाम क्यों है? आगे ट्रकों की लंबी लाइन लगी है, गाड़ी भला क्या बढ़ेगी। अरे पहुंच जाएंगे, तू बस गाड़ी ध्यान से चला। माँ जी, ये लीजिए पराठे और आलू की सब्जी, आप भी कुछ खा लो, आपको फिर बीपी की दवाई खानी है। सुनो, अभी तो गाड़ी रोकी हुई है, आप भी ये पराठा खा लो। नीलू, ये लो तुम भी खा लो। चलो अच्छा हुआ, सारा खाना काम आ गया, पता नहीं कितनी देर जाम में और फंसे रहना पड़ेगा। हाँ भाभी, अच्छा हुआ आप खाना ले आई, वरना आज तो मैं भी कुछ खाने का रख कर नहीं लाई थी।
नीलू अपने बैग में पराठों और सब्जी को छुपाते हुए झूठ बोल देती है। जाम में फंसे हुए करीब 3 घंटे हो चुके थे। पंकज की गाड़ी ट्रकों के पीछे धीरे धीरे बढ़ रही थी। आगे ट्रक रुक गए थे, इसलिए पंकज भी गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचकर पानी पीने लगता है। तभी प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी के पीछे ही है। आसपास सारे ट्रक देखे पर आप लोगों की गाड़ी देखकर मैं मदद मांगने के लिए उतरी हूँ। मैंने अपने पति को इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया, पर इंजेक्शन देने के बाद मुझे याद आया कि खाने का बैग मैं घर पर ही भूल आई। क्या करूं बेटा, बड़ी उम्र है, याददाश्त कमजोर हो गई है। प्लीज आप लोगों के पास कुछ भी खाने को मिल जाए तो मैं उन्हें दे दूंगी। आप लोग जानते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन देने के 10 से 15 मिनट के बाद कुछ खाने के लिए देना बहुत जरूरी होता है। अगर मैंने उन्हें कुछ भी खाने का नहीं दिया तो उनकी जान के ऊपर बात आ जाएगी। और वही गाड़ी चला रहे हैं। हम लोग सुबह से घर से निकले हुए थे पर जाम में फंस गए। अब आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। गरिमा कुछ खाना बचा है क्या? नहीं पंकज, सारा खाना तो जब उस वक्त मैंने टिफिन खोला था तो खत्म हो गया था। अब तो कुछ भी नहीं है। अरे बेचारी बीच रास्ते में कितनी परेशान हो रही हैं। हमारे पास कुछ खाने का होता तो। बेचारी मजबूर महिला परेशान हो रही थी। तभी आंटी जी, मेरे पास ये कुछ रोटियां और सब्जी है, आप जल्दी से अंकल जी को ये खाना खिला दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, आपने हमारी इतनी मदद की, वरना बीच रास्ते में हम परेशान हो जाते। महिला अपने पति को खाना दे देती है। उसके बाद व्यक्ति की तबीयत में सुधार हो जाता है और उसका शुगर लेवल भी ठीक हो जाता है। नीलू, तुमने अपने हिस्से का खाना उन्हें दे दिया। आज मुझे सचमुच अपनी ननद पर गर्व है। आखिर बहन किसकी है? नीलू, तू तो कह रही थी आज तूने खाने का कुछ भी नहीं रखा था, फिर ये पराठे और सब्जी कहाँ से आए? माँ, जब भाभी पराठे और सब्जी निकाल रही थी तो मैंने चुपके से कुछ पराठे और सब्जी अलग छुपा लिए थे। मुझे लगा था कि रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेंगी, फिर कोई नहीं, अंकल के काम आ गए। ये बहुत खुशी की बात है, पर मैं ऐसे नहीं मानने वाली। ये जाम जैसे ही खुलेगा आप किसी ढाबे पर गाड़ी रोक देना। मुझे भरपेट खाना खाना है, बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। और नीलू की इसी बात पर सब जोर से हंस देते हैं। कुछ देर बाद जाम खुल जाता है और नीलू रास्ते में एक ढाबे पर रुककर ढेर सारी अपनी पसंद की चीजें खाने लगती है। पर आज सब उसे पेट भर खाता देख खुश थे, क्योंकि नीलू ने किसी की सहायता करके नेकी का काम किया था। शारदा के 2 बेटे थे, सोहन और मोहन। बड़ा बेटा सोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी पत्नी गायत्री घर संभालती थी, जबकि छोटे बेटे मोहन का कॉलेज बस खत्म ही हुआ था और अब वो एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। भाभी प्लीज एक कप कॉफी बना दोगे क्या आप? हाँ भैया, बस अभी बनाकर लाई। ये लीजिए भैया आपकी कॉफी। और सुनिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना इस देश में कंपनियां खत्म हुई हैं और ना ही नौकरियां। थैंक्स भाभी, पर आपको कैसे पता चला कि मेरा इंटरव्यू खराब गया है? आपके चेहरे से। और फिर आपने कॉफी भी तो मांगी ना। मुझे पता है, आप जब भी परेशान होते हो तो आपको कॉफी चाहिए होती है। गायत्री ऐसी ही थी। वो घर के हर सदस्य का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। सबकी खुशी में खुश रहना और सबके दुखों को बांट लेना उसे बहुत अच्छे से आता था। लेकिन इस सब के बावजूद वो अब तक अपनी सास शारदा के दिल में जगह नहीं बना पाई थी। हे भगवान, ये क्या बनाया है? पूरे महीने का तेल इसे एक सब्जी में ही उड़ेल दिया है क्या? और ये पूरियां, ये किस खुशी में बनी है आज? माँ जी, वो आज मोहन भैया का मूड थोड़ा खराब था तो मैंने सोचा कि। तू ज्यादा सोचा वोचा मत कर, समझी ना? खुद तो पतली हो नहीं सकती, उल्टा हम सबको मोटा करने पर तुली है। माँ क्या बोल रही हो? इतनी अच्छी सब्जी तो बनाई है भाभी ने, एक बार खाकर तो देखो। तू चुप कर। इतना तेल वाला खाना खाएगा तो देखना एक दिन इसके जैसा ही फूल जाएगा, फिर कोई लड़की तुझसे शादी नहीं करेगी, समझा? माँ ऐसा नहीं है, गायत्री के खानदान में अभी भी कई लड़कियां बाकी हैं शादी के लिए। तो अगर अपना मोहन मोटा भी हो गया तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई उस हिसाब से मिल ही जाएगी। क्यों गायत्री? अपनी सास के ताने तो गायत्री बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अपने पति से इस तरह का व्यंग गायत्री सह नहीं सकी। हालांकि उसने पलटकर अब भी कुछ नहीं कहा और वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में आकर रोने लगी। कुछ ही देर में सोहन कमरे में आया। गायत्री, क्या तरीका है ये? है तुम ऐसे कमरे में क्यों चली आई? तुम्हें पता है माँ को तुम्हारी इस हरकत से कितना बुरा लगा? नहीं पता मुझे, ठीक वैसे जैसे आपको नहीं पता कि मैं भी एक इंसान हूँ। मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं और मुझे भी बुरा लग सकता है। ओहो, अब ये फालतू का ड्रामा मत शुरू करो तुम। अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने तुमसे? तुम ही बताओ, तुम्हारे घर में सब हट्टे कट्टे नहीं है क्या? बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ है, लेकिन इसमें कोई बुराई तो नहीं। यही तो बात है ना, तुम्हें अपने इस मोटापे में कोई बुराई नजर ही नहीं आती, इसीलिए दिन ब दिन और फैलती जा रही हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, आगे से कभी कुछ नहीं कहूंगा।
अब से तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। शारदा और सोहन दोनों चाहते थे कि गायत्री पतली हो जाए, लेकिन इसे लेकर उनका गायत्री से बात करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। शारदा हर वक्त गायत्री के मोटापे को लेकर उसे ताने देती रहती थी, जबकि सोहन धीरे धीरे उससे दूरियां बना रहा था। वो ना तो कभी गायत्री को कहीं घुमाने लेकर जाता था और ना अपने साथ किसी फंक्शन में ले जाता था। मोहन जल्दी चल भाई। और माँ कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बेटा, चल मैं तैयार हूँ। अरे पर भाभी, उन्हें तो आ जाने दीजिए। वो नहीं जाएगी, सब चल देंगे तो घर पर कौन रहेगा? अगर ऐसा है तो मैं घर पर रह जाता हूँ, आप लोग भाभी को ले जाइए। क्यों बहस कर रहा है मोहन? माँ ने कह दिया ना कि गायत्री नहीं जाएगी तो बस बात खत्म। वैसे भी उसे ले जाकर क्या होना है ये तू भी अच्छे से जानता है। और नहीं तो क्या, वहाँ सबकी बहुएं एक से एक सुंदर और छरहरे शरीर की हैं। उन सब के बीच ये हमारी नाक ही कटाएगी बस। ये बात गलत है माँ। माना कि भाभी थोड़ी हेल्दी है, लेकिन वो पतली भी हो सकती हैं। बस उन्हें हमारी थोड़ी मदद चाहिए। चुप कर तू, बड़ा आया उस भैंस की पैरवी करने वाला। अरे पागल, तेरे ही भले के लिए नहीं ले जा रहे उसे। कमला मौसी ने एक अच्छा रिश्ता बताया है तेरे लिए। वो लड़की वाले भी इस फंक्शन में आ रहे हैं, तो उनके सामने सब अच्छा अच्छा ही दिखना चाहिए, समझा? अब बहस बंद कर और चुपचाप चल हमारे साथ। मोहन की सोच अपनी माँ और भाई से काफी अलग थी, लेकिन फिर भी वो गायत्री के लिए कुछ नहीं कर सकता था। जिस रिश्ते की बात मोहन के लिए चल रही थी, आखिरकार वहाँ बात बन गई और फिर कुछ ही महीनों बाद मोहन और त्रिशा की शादी हो गई। शादी के पूरे फंक्शन में गायत्री को सबके सामने आने का बहुत ही कम मौका दिया गया और इसके पीछे की वजह सिर्फ गायत्री का मोटापा ही था। दूसरी तरफ त्रिशा रंग रूप और फिटनेस के मामले में बिल्कुल वैसी थी जैसी कि शारदा को चाहिए थी। भाभी प्लीज मेरा नाश्ता कमरे में भिजवा दीजिए। हाँ, आलू के पराठे बनाए हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। व्हाट? आलू के पराठे? ओह गॉड, मैं ये नहीं खा सकती, इनमें तो बहुत कैलोरीज होती हैं। आप ऐसा कीजिए, मेरे लिए 2 अंडे बॉईल कर दीजिए और 1 गिलास फ्रेश जूस। और हाँ भाभी, प्लीज थोड़ा जल्दी करना। घर के कामों में मदद करना तो दूर की बात थी, त्रिशा अपने सारे काम भी हमेशा गायत्री से ही करवाती थी और शारदा को भी इसमें कोई बुराई नहीं दिखती थी। उसने कभी भी त्रिशा को नहीं टोका, उल्टा वो तो त्रिशा को और बढ़ावा दे रही थी। आ गई बहू, आ जाओ। मैं और मोहन बस चाय पीने ही बैठे थे। नहीं मम्मी जी, आप लोग बैठिए, मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाकर लाती हूँ। तुम क्यों बनाओगी? वो महारानी है तो रसोई में, वही बना देगी। क्यों माँ, भाभी क्यों बनाएंगी? वैसे भी वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं। त्रिशा को कम से कम अपने काम तो करने ही चाहिए। तू चुप कर, और मैं उसके भले के लिए ही कह रही हूँ। जितना काम करेगी उतना हिलेगी डुलेगी और फिर शायद वजन भी कुछ कम हो जाए। त्रिशा, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं बोलती हूँ गायत्री को, वो ग्रीन टी बनाकर तुम्हें वहीं दे जाएगी। शारदा त्रिशा को इसी तरह बढ़ावा देती रही और इसी के साथ गायत्री की बेकदरी भी बढ़ती गई, साथ ही साथ गायत्री का मोटापा भी और उस मोटापे से होने वाली परेशानियां भी। सोहन, आ गया बेटा? क्या बताया डॉक्टर ने? कुछ नया नहीं है माँ। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक इसका ये मोटापा कम नहीं होगा तब तक ये माँ नहीं बन सकती। हे भगवान, तो इसका मतलब कि हमें बच्चे की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। क्यों माँ जी, मैं पतली भी तो हो सकती हूँ। रहने दे, पतला होना तेरे बस की बात नहीं है। इतने सालों से देख रही हूँ, खाना देखते ही तेरी लार टपकने लगती है और कसरत तो तेरे पूरे खानदान में किसी ने ना की, तो तू बस रहने ही दे। सच में कर्म तो हमारे ही फूटे थे जो गलत जगह रिश्ता जोड़ बैठे। वक्त के साथ शारदा के दिल में गायत्री के लिए नफरत और उससे बात करने का तरीका दोनों ही बिगड़ते गए। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि शारदा सोहन की दूसरी शादी के बारे में भी सोचने लगी। त्रिशा बेटा, वो तुमसे कुछ बात करनी थी, खाली हो क्या? हाँ मम्मी जी, बताइए क्या बात है? बेटा, गायत्री का हाल तो तुमसे छिपा नहीं है और मैं अपने सोहन को इस हाल में नहीं देख सकती, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सोहन की फिर से शादी करवा दूं। पर मम्मी जी, भाभी के रहते ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए तो तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे उस मोटी भैंस से छुटकारा चाहिए। मैं उसका और सोहन का तलाक करवाना चाहती हूँ। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। त्रिशा को भी शायद इसी मौके का इंतजार था। अब वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती थी जिसके बहाने गायत्री को बातें सुनाई जा सके। शारदा और सोहन ने भी इस सब में उसका पूरा साथ दिया, लेकिन गायत्री के शरीर पर जैसे चर्बी मोटी थी, ठीक वैसे ही वो मन से भी बहुत मजबूत थी। उसने त्रिशा और शारदा की बातें सुन ली थी, इसीलिए उसने बिना कोई शिकायत किए सब कुछ सहने का फैसला किया। फिर एक दिन, भाभी भाभी, गजब हो गया, माँ और भैया का एक्सीडेंट हो गया है, दोनों हॉस्पिटल में अभी। क्या कह रहे हो भैया, ये कैसे हैं? और माँ जी, वो ठीक तो है ना? खतरे वाली तो कोई बात नहीं भाभी, लेकिन दोनों को बहुत चोटें आई हैं, कई जगह से हड्डियां टूटी हैं, तो दोनों को कई महीने तक बिस्तर पर ही रहना होगा। गायत्री चाहती तो इस मौके का पूरा फायदा उठा सकती थी और उसने ऐसा किया भी, लेकिन बिल्कुल अलग तरह से। माँ जी, मैं यही हूँ,
आपको कुछ भी चाहिए हो तो बस एक आवाज दे दीजिएगा, मैं तब तक इन्हें खाना खिला देती हूँ। शारदा और सोहन के इतने खराब व्यवहार के बावजूद गायत्री ने उन दोनों की दिल लगाकर सेवा की। कई महीनों तक दिन रात वो उन दोनों के साथ लगी रही, जबकि त्रिशा ने एक बार भी उन दोनों का हाल तक नहीं पूछा। और फिर आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका गायत्री को हमेशा से इंतजार था। माँ जी, ये देखिए, मैंने धोखे से तलाक के इन कागजों पर भाभी से दस्तखत करवा लिए है। अब बस भैया के दस्तखत चाहिए और फिर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लाओ दिखाओ तो जरा। शारदा ने तलाक के कागज फांसी रखे कूड़ेदान में डाल दिया। ये देखकर त्रिशा भड़क गई। ये क्या किया माँ जी? मैंने कितनी मेहनत से ये सब किया था। लेकिन गायत्री की मेहनत तुम्हारी मेहनत पर भारी पड़ गई बेटा। तुम तो आज आई हो हमसे मिलने, लेकिन एक्सीडेंट के बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब गायत्री ने हमें अकेला छोड़ा हो। तो बात यह है बेटा कि अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है और तुम भी बदल दो। अब गायत्री को इस घर से निकालना नहीं, बल्कि उसे उसकी सही जगह देनी है। साथ ही उसकी मदद भी करनी है पतला होने में। दरवाजे के पास खाना हाथ में लिए खड़ी गायत्री सब कुछ सुन चुकी थी। उसकी आंखें अभी भी नम थी, लेकिन इस बार नमी के साथ खुशी थी, तकलीफ नहीं। Thank you for watching. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, share, and comment on the video.